एक और कंटेंट है बेटा, ये वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पूरे कार्टेशियन सिस्टम में अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो दो पॉइंट दिए हुए हैं पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, क्यू के x2, y2, z2। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंटों को ज्वाइन करें पी क्यू को, तो पी क्यू वेक्टर क्या निकल के आएगा। तो देखो हम पी क्यू को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे है पी क्यू। तो मैंने बताया था अगर हम पी क्यू वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्यू के कोऑर्डिनेट में से एक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो x2 माइनस x1 उसके x2 है, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वेक्टर निकल जाएगा। अगर हमसे पूछ ले कि इसके dr बताइए, तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी वो dr हो जाएंगे। कह देगा अगर मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड का मैंने बताया जो इसके कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करिए, प्लस करिए, रूट लगाइए, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट पूछे तो एक ही वेक्टर की बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अब आती है बात सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि दो पॉइंट है, उनको बीच में ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट ऐसा है उन लाइन पे जो उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यहां हम कह रहे हैं कि पी और क्यू दो पॉइंट हैं, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ भी, पता नहीं क्या है, जो भी है। तो इस पी पॉइंट, पी जो कोऑर्डिनेट है उसका पोजीशन वेक्टर ए है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये है कि जब ओरिजिन से हम ले रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल पॉइंट पी है, तो ओपी वेक्टर माना जाएगा, वो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू कोई कोऑर्डिनेट है, उसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू है, वो बी दिया हुआ है। इन दोनों वेक्टरों को, यानी जो पी क्यू वेक्टर है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन या पी क्यू वेक्टर पर कोई पॉइंट है आर, जो इस पी क्यू वेक्टर को एम और एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पी क्यू लाइन को। तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये पूछ रहे हैं कि आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो आप ऐसे मानिए कि आपके पास दो वेक्टर है ए और बी। पहले ए पी की बात कर रहे हैं तो रेशियो पी की तरफ से स्टार्ट होगा, पी क्यू एम और एन, एम और एन रेशियो है, आर डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो एम रेशियो एन। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज ओ आर। अगर एक ही पॉइंट दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम में तो उसका हम पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा। तो ओपी, ओपी वेक्टर बोलेंगे, क्यू पॉइंट है तो ओ क्यू, आर पॉइंट है तो ओ आर, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ बी क्या है, बी पोजीशन वेक्टर है क्यू का और ए पोजीशन वेक्टर है ए का। तो जो आर निकल के आएगा वो भी पोजीशन वेक्टर ही निकल के आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आर जो है वो डिवाइड्स इंटरनली, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली होगा तो ये पॉइंट आर बाहर होगा, ये बाहर ऐसे होगा, देखो ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये जो पी क्यू वेक्टर है आर पॉइंट बाहर है ये। तो इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये रेशियो आर पी और आर क्यू, आर पी आर क्यू, एम रेशियो एन ऐसे दिया हुआ है। तो आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर से पी का रेशियो एम है, आर से क्यू का एन है। तो पोजीशन वेक्टर जो आर होगा आर डिवाइड्स एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, तो ओ आर जो होगा वो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। तो ये आर का पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि ये जो आर है ये इंटरनली है और ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, पी क्यू का मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो ये रेशियो कैसा हो गया, इक्वल। जब ये रेशियो इक्वल बन जाएगा तब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तब पोजीशन वेक्टर का आर का क्या होगा, ओ आर इज इक्वल्स टू
तब होगा a प्लस बी अपॉन 2। ये इसी से निकाल लो, इसमें m और n इक्वल हो गए यानी कि 1:1 हो गया। तो 1b प्लस 1a अपॉन 1 प्लस 1, तो a प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। 3 लिखा दिए मैंने, इंटरनली, एक्सटर्नली और मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट तो इंटरनली से ही निकल के आएगा, तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालेंगे। लगभग सारे कंटेंट जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। एक इसका एडिशन लॉ रह गया है ट्राइंगल का, कि अगर कोई वेक्टर जो है वो ट्राइंगल शेप में है अगर, तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे या वेक्टरों का हम एडिशन कैसे करेंगे, ठीक है, उसको भी समझ लें। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर वो कह रहा है कि ये है ए बी, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी सी है। तो जहां पे बी वेक्टर खत्म हुआ है और जो उसकी बीसी की डायरेक्शन है, उसी से हम वेक्टर को स्टार्ट कर देंगे। यानी जब हम वेक्टर को ज्वाइन करना शुरू करते हैं तो एक सिंपल रूल है कि फर्स्ट वेक्टर की जो हेड है उससे सेकंड वेक्टर की टेल को ऐड करते हैं, यानी वहीं से वो वेक्टर स्टार्ट हो जाता है। अब ए बी और बी सी दो वेक्टर हैं और हमसे कहा जाए कि इसका रिजल्टेंट बताइए, तो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इसको ज्वाइन करना है। यानी ए सी जो वेक्टर होगा ये ए बी और बी सी का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ए बी और बी सी का रिजल्टेंट ए सी, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। तो एडिशन जो वेक्टरों का है वो नॉर्मल नहीं है कि आपने 5 + 3 8 कर दिया, जो उसकी डायरेक्शन है उसके अलोंग करेंगे और हो सकता है कि वो निकल के कुछ और आए। नॉर्मली तो अगर ये है कि ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर अगर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा। ए प्लस बी नहीं होगा, जो भी निकल के आएगा। ए प्लस बी तब होता है जब दोनों की डायरेक्शन एक ही हो। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो सी होगा वो ए प्लस बी होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा सी, वो इन दोनों की डायरेक्शन के ए प्लस बी के बराबर होगा। तो नॉर्मली वेक्टरों का जो एडिशन है, अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें ये पता है ए ये है, बी ये है, वो कह रहा है ए प्लस बी बताओ, तो ए प्लस बी इनका रिजल्टेंट नहीं है, वो कह रहा है हमसे ए प्लस बी बताओ, ठीक है बता देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो कह देगा ए अगर इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट बताइए, तो बिना डायरेक्शन के हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये है। ऐसे ही एक और लॉ है ट्राइंगल लॉ, कि अगर 3 वेक्टर जो हैं ए बी और सी, एक वेक्टर ए बी है, बी सी है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ए सी है, तो क्या होगा, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ए सी वेक्टर है वो ए बी और बी सी का रिजल्टेंट है। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी, यानी कि ये एक तरह से मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब ए सी का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन ऐसे है। हम अगर साइक्लिक प्रोसेस में अगर जाएं तो ए बी, बी सी और सी ए करेंगे, तो ए सी का मतलब होता है माइनस सी ए बी प्लस बी सी। तो ये सी ए उधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर। तो ये एक कंडीशन निकल के आ गई कि अगर एक ट्राइंगल की फॉर्म में 3 वेक्टर लगे हुए हैं रिजल्टेंट के हिसाब से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। अगर वो ऐसे कह देता कि ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, सी ए यो है, तो इनका रिजल्टेंट वैसे 0 बन जाता है। अगर किस 3 वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें तो उन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता है। ये एक लॉ है ट्राइंगल एडिशन लॉ, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल ए बी, बी सी और सी ए। अगर हम 3 वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें ए बी, बी सी और सी ए, तो उन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ये रूल है, ठीक है। तो वो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें तो सी ए ही है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 10.1, ये फिजिक्स जैसी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वो सब आपस में पूछ रहा है, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना। सेकंड वाली एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। ए बी सी दिए हुए हैं, वेक्टर्स बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए। तो ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जैसे कि वो
ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड मॉड ए इज इक्वल्स टू इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 3 हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही बी का निकालेंगे, ऐसे सी का निकालेंगे अलग अलग। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर ऐसे बताइए जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दो वेक्टर ऐसे बताने हैं कि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट्स पे। और कोफिशिएंट अगर हम सेम ले लें, वेक्टर को आगे पीछे कर दें तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन वेक्टर डिफरेंट होंगे। तो मान लिया हमने ए कोई वेक्टर है 2i प्लस 3j, जरूरी नहीं है उसमें के का पार्ट हो, और बी जो वेक्टर हमने मान लिया वो मान लिया 3i माइनस 2j। अब देखो इसके कंपोनेंट तो वही हैं सारे, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 2 4 3 3 9 रूट 13, इसका निकालेंगे 3 3 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 13। तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन वेक्टर डिफरेंट है। क्यों? यहाँ पे i पे 2 चला है, यहाँ i पे 3 है, यहाँ j पे 3 है, यहाँ j पे 2 है। तो ये उसने कहा था कि दो वेक्टर ऐसे बताइए जो डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो। हमने बता दिए, देख लो, चेक कर लो चाहो। थर्ड में कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब दो डिफरेंट वेक्टर हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम हो तो मैंने बताया था जैसे 2i प्लस 3j प्लस k। अब आपको डायरेक्शन सेम करनी है और डिफरेंट वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इन वेक्टर्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो -3 से कर दिया हमने, तो -6i माइनस 9j और -3k। अब ये वेक्टर डिफरेंट है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, -3 से कराया तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन वही है, कॉमन लेने के बाद बनेंगे ना वो तो सेम। ठीक है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हो गया टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। आप चाहो तो प्लस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कर दो, उसी डायरेक्शन में हो जाएंगे तो बिल्कुल ही हो जाएंगे। 3 से कर दो। ठीक है, तो ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन वही है जो पहले वाले वेक्टर की है। तो ऐसे ही करने हैं इसमें क्वेश्चन, करिए, नहीं आया तो बता।